हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में चालक तक डिस्कस कर लिए थे। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत रोधी को। विद्युत रोधी जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, जनरली ये अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। ठीक है, या तो यूँ बोले तो ये अपने से होकर ऊष्मा का भी देखें, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देता है। ठीक है, अगर ये हम लोग तीसरा पॉइंट देखिए, हम लोग इसमें वही पॉइंट देख रहे हैं जो हमें विद्युत धारा के चैप्टर में मतलब काम करेगा। उसके अंदर यूँ बोले तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स। जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जिसके लास्ट कक्षा में होता है, अंतिम कक्षा में यूँ बोले तो अंतिम कक्षा। ठीक है, अंतिम कक्षा में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस होते हैं। तो हम लोग जनरली, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होते हैं, ये इसके पास दोनों का गुण होता है। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बाहरी कक्षा में, तो ये धातु का रूप में, जैसे ये बोले तो चालकता, कभी कभी चालक भी बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी अचालक बन जाते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी को हम लोग अचालक भी कहते हैं। तो डिफिनेशन के रूप में हम लोग क्या कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता हो, या यूँ बोले तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देता, जिसके अंतिम कक्षा में ये, इसको हम लोग याद रखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसको बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग इसका एक अगर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर ले ले तो क्या हो जाएगा, जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी इत्यादि के रूप में लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि चालक और अचालक क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे कि किसी भी निकाय पर, जैसे कोई ए है और ये कोई बी निकाय है, सिस्टम है, तो इलेक्ट्रॉन कभी इसमें से इसमें, कभी दूसरे पॉइंट में देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मान चलिए इसमें आते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये चालक रहा, तो अगर इससे, और ये भी चालक मान चलते हैं, ले लेते हैं चालक है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन बी निकाय पे आता है, अगर और इसको कोई व्यक्ति जो है टच कर दिया, तो टच करने के बाद होता क्या है, कि इसका पे जो भी निकाय आता है वो इससे अर्थ ले लेता है, यानी कि अर्थ ले लेता है। तो इस पर निकाय जो इलेक्ट्रॉन्स आए, इस पर जो चार्ज आए, इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब क्या है, चार्ज आना, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब क्या, चार्ज आना। तो चार्ज आने के बाद क्या होता है, ये भू संपर्कित होने के कारण ये मतलब पृथ्वी में समाहित हो जाता है, इस तरह से। लेकिन यही यदि ये चालक के बजाय अचालक होता है, क्या होता है, अचालक होता है, तो ये अचालक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सरफेस पे क्या होता है, वितरित हो जाता है, और इसको छूने से ये नीचे संपर्क में नहीं आता। तो इस तरह से हम लोग एक कंसेप्ट को इसको याद रखेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आवेश का चालन, है ना, आवेशों का चालन। तो ये इसी को दर्शाता है। जैसे देखिए, इससे हम लोग क्या हुआ, ये आवेश हमारे थ्रू हो करके, बॉडी के थ्रू हो करके ये क्या होगा, मतलब ग्राउंडेड चला गया, पृथ्वी में भूसंपर्क हो गया। तो इस तरह से आवेश का चालन। तो आवेश का चालन का मतलब होता है, आवेश का चालन। आवेश का चालन में कहते हैं कि आवेश कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम लोग कहते हैं आवेश का चालन। यानी कि एक स्थान से अगर ये कोई चार्ज यहाँ है किसी सिस्टम में, इस सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये आवेश का चालन हो गया। तो चालन किसके द्वारा हुआ, तो इसके द्वारा। ये कोई मटेरियल था, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक विद्युत मटेरियल है, जो है विद्युतीय पदार्थ है,
है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम में आवेश को लाना है तो हम लोग अब ये जान गए, तो ये क्या होना चाहिए, चालक होना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, चालक। जब तक चालक नहीं रहेगा तब तक आवेश का प्रवाह उसके द्वारा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं चालक। यानी कि अगर डेफिनेशन देखा जाए तो किसी चालक पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करना है विद्युत धारा, है ना। आवेश के रूप में हम लोग देख लिए कि धनावेश कैसा होता है, ऋण आवेश कैसा होता है। अब हम लोग आते हैं विद्युत धारा पर, ठीक है। क्या आते हैं, विद्युत धारा पर धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, जैसे देखिए धारा जनरली हम लोग एक इस चीज सिस्टम को ध्यान दें, धारा किसको कहते हैं, जैसे कोई नदी में अगर पानी बह रही होती है, कंटिन्यूअस फ्लो, लगातार मतलब उसके बह रही होती है पानी जल, तो हम लोग क्या कहते हैं कि धारा प्रवाहित तो हो रही है। अगर किसी तालाब में पानी इकट्ठा हो या हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रवाह नहीं हो रहा है। जहाँ पे प्रवाह होता है वहाँ पे हम लोग धारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विद्युत के साथ धारा लगवाए, यानी कि यहाँ पे विद्युत का प्रवाह करेंगे। और ये विद्युत का प्रवाह करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना। किसका प्रवाह करना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा, बाह्यतम कक्षा में जो होगा, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और इस तरह से किसी भी सिस्टम से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा उस सिस्टम के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या करेंगे, उस सिस्टम से निकलेंगे और विद्युत धारा में भाग लेंगे, है ना। इससे पिछले सेशन में जो हम लोग देखे थे, यहाँ पे जो अगर ये नाभिक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन वितरित किए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वितरित किए थे। मान चलिए अगर ये एल्युमिनियम का कंसेप्ट लेते हैं तो इस बाहरी कक्षा में इसके कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम के ये जो मान चलिए तार बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं, चालक बनाते हैं, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एनर्जी मिलता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने कक्षा का छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी तक, अगर इस चार्ज को जो निकला इलेक्ट्रॉन्स, इसे हमको काम करवाना है। तो काम करवाने का मतलब क्या है, प्रवाहित देने के लिए इसको रास्ता देना पड़ेगा। तो इससे यहाँ तक आवेश को पहुँचाने के लिए जो रास्ता प्रोवाइड की जाती है इसको बोलते हैं चालक। ये कैसा होगा मटेरियल, चालक होगा। तो इस चालक के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो विद्युत धारा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन रुक गया तो वो नहीं होगा, वहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे हम लोग पिछले सेशन में देखे थे क्या, कि अगर यहाँ पे देखें इस सिस्टम को देखें, तो अगर ये अचालक हो जाए, ये क्या है, अगर ये सिस्टम अचालक हो जाता तो अचालक होने के बाद क्या देख रहे थे कि इस पर चार्ज वितरित हो जाता था, ये हमको छूने पर भी क्या हो रहा था, ये नीचे नहीं पकड़ रहा था। लेकिन ये अगर ये चालक था तो चालक होने के क्रम में क्या देख रहे थे कि इसका जो चार्ज है ये बॉडी के थ्रू होकर के पास आउट होकर ये क्या हो जाता था, ग्राउंडेड हो जा रहा था, मतलब भू संपर्कित हो जा रहा था। तो यहाँ पे चालन का प्रवाह हो गया था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि विद्युत धारा आखिर कहते किसको हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और इस धारा को प्रवाहित देने का जो रास्ता प्रोवाइड की जाती है वो किसके द्वारा करते हैं हम लोग, चालक तार के द्वारा। अगर ये बीच में अगर अचालक देते तो क्या धारा का प्रवाह होता, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलने के बाद इस पर क्या हो जाता, वितरित हो जाता, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हो पाता, स्थानांतरित नहीं होता। इसका मतलब क्या, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ठीक है। तो विद्युत धारा को प्रवाह होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज़रूरी है। वैसे तो अपनी कक्षा में रहता है, लेकिन कक्षा से इसको बाहर आना पड़ेगा। 3 चीज़ हम लोग पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे दोस्तों। पहला क्या है कि यदि कोई आवेश जो है, आवेश की बात करते हैं हम लोग, अगर कोई आवेश जो विरामावस्था में है, ठीक है, विरामा अवस्था में रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, विरामा अवस्था में रहेगा तो ये सिर्फ ये क्या करता है, विद्युतीय क्षेत्र को निरूपित करता है। जैसे विद्युतीय
क्षेत्र को दर्शाएगा और कुछ नहीं। इसके पास विद्युतीय क्षेत्र सिर्फ इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही अगर आवेश को हम लोग अगर गति में लाते हैं, ठीक है, तो गति में लाते हैं तो क्या करता है, विद्युत धारा का बनाता है, विद्युत धारा का निर्माण करता है। यही क्या है, गति में आता है तो विद्युत धारा का निर्माण करता है। अगर यही आवेश को हम लोग अगर त्वरित करें तो त्वरित करते हैं तो ये दो चीज़ों को करता है। क्या क्या, एक तो विद्युत धारा करेगा ही, है ना, विद्युत धारा तो लेगा ही, साथ में ये चुंबकीय गुण को दर्शाता रहता है, चुंबकीय गुण, है ना, चुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो हम लोग इसमें आवेश का जो है विरामावस्था में हम लोग आईसी में स्टडी करते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में कैपेसिटर ग्रुप में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गति, इसमें आवेश को हम लोग क्या करते हैं, गति प्रदान करवाते हैं। और गति प्रदान जैसे ही करवाते हैं तो ये किसका निर्माण करता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा प्रभावित करता है। जनरली देखिए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का जो कक्षा में मूवमेंट देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के पास दो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास दो मूवमेंट होता है। एक क्या, एक तो ये अपने आप में घूमते रहता है, एक तो अपने आप में घूमते रहता है, और दूसरा क्या, ये कक्षा में घूम रहा है। तो इसके पास दो मतलब मूवमेंट्स है अपने आप में। एक तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप में घूम रहा है, और दूसरा क्या, ये किसी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। तो कक्षा में घूमने का एक अलग मतलब प्रोड्यूस करता है क्षेत्र को, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप जो घूम रहा है ना, इसी के द्वारा चुंबकीय उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा ये भौतिक राशि के इकाई है, और इसको हम लोग मापने का जो है सिस्टम में मापते हैं किसमें, एम्पियर में। यानी कि जिसको ये विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाए तो क्या होगा इसका, एम्पियर, जिसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक के नाम पर एम्पियर रखा गया है। तो विद्युत धारा को आई से सूचित करेंगे और उसको मात्रक होगा एम्पियर, एसआई मात्रक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एम्पियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो इस सिस्टम से, अगर ये कोई सिस्टम था, इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, ठीक है। हमारे ये इस बी पॉइंट तक पहुंचाना था, तो बी पॉइंट पहुंचाना था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे, तार कनेक्ट करेंगे। ये कैसा तार होगा, तो चालक तार होगा। सबसे पहली बात चालक तार के रूप में होगा, ठीक है। तो चालक तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक लेकर के आए। तो इलेक्ट्रॉन, ये चालक तार का हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दोस्तों, तो चालक तार इस रूप में हम लोग अगर ये देखें कि जैसे ये एक, समझ जाए तो ये एक नली है, ठीक है, पाइप है। तो ये पाइप के द्वारा हम लोग को करना क्या है, जल प्रवाहित करानी है। क्या करनी है, जल प्रवाहित करनी है। तो जल प्रवाहित करनी है तो इसके द्वारा हम लोग को जल भेजना है, ठीक है, जल भेजना है। यहाँ से क्या होगा, थ्रू आउट होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रेशर होगी, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इसमें क्या होगा, जल का प्रवाह होगा, ठीक है। और क्या, अगर इसके प्रेशर जो है, अगर इसके मतलब हम लोग डायमीटर व्यास को बढ़ा दें, क्या होगा, बढ़ा दें, तो इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जल का प्रवाहित होगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, प्रवाहित होने के लिए, ये हम लोग चालक तार के रूप में इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या है, मान चलिए ये आपका ये लंबाई का कोई चालक तार रहा, ठीक है। इसका जो डायमीटर होगा डी होगा, और त्रिज्या क्या होगा, आर होगा, है ना। ये इसको ले लेते, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये है, ठीक है दोस्तों। तो होता ये है कि अगर किसी चालक के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए यहाँ पे आपका चालक तार है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो यहाँ पे ये आकर के इसके अंदर के जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे को धकेलते क्या होगा, ये एनर्जी थ्रू आउट होकर के बाहर हो जाएगा, और ये लगत से इलेक्ट्रॉन हम लोग का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये आपका चालक तार रह गया, ठीक है। तो इस दौरान हम लोग क्या देखें कि ये चालक का जो भी इलेक्ट्रॉन था, ये इस इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, टक्कर हुआ,
क्या हुआ, टक्कर हुआ। तो टक्कर होने के कारण होता है क्या है, कुछ समय लग जाता है इस इलेक्ट्रॉन को मतलब पास होने में, बहुत बहुत कम समय लगता है दोस्तों। तो इससे होता है क्या है कि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहें, विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्रतिरोध देखें, क्या देखें कि इस जो चालक तार के थ्रू जो भी धारा प्रवाहित होना चाह रहा है, तो अब हम लोग धारा को I से सूचित करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब बार बार इलेक्ट्रॉन लिखना ठीक नहीं है। हम लोग धारा को I से सूचित करेंगे। तो इससे हम लोग को धारा प्रवाहित करानी है दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से फ्रिक्शन, जहाँ पर भी फ्रिक्शन है, दो वस्तुओं का आपस में टच होने के बाद या कॉन्टैक्ट होने के बाद जो मोशन से होता है उसके होता है फ्रिक्शन पैदा होगा। तो फ्रिक्शन को हम लोग जो घर्षण है उसको हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध को। और विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस, जिसको R से सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों, ओम। इसका सिंबल इस तरह से ओम देते हैं, मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध है क्या, तो प्रतिरोध क्या है, अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो क्या कहेंगे कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का, या यूँ बोले तो किसी पदार्थ का वह गुण है ना, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली धारा का विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, विरोध कर, हम लोग अक्षर पे ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो प्रतिरोध क्या देखें कि ये विरोध करती है, किसके विरोध करती है, तो अपने से होकर जाने वाली धारा का, यानी कि जो धारा का विरोध कर रही है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह गुण हुआ जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, विरोध करती है। तो एक चीज़ हम लोग ये तो देख लिए, प्रतिरोध ओम होता है। ठीक है, इसका सिंबल देखें, सिंबल संकेत के रूप में, तो इसका संकेत होता है ऐसे कर। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से निरूपित करते हैं। जैसे ये हो गया, तो ये हम लोग देखें तो ये कांस्टेंट प्रतिरोध है, और ये ऐसे अगर इस पर हम लोग ये दिखा दें तो ये क्या हो जाता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस को वैरी करवाते हैं किसी करंट को मैनेज करने के लिए और वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या देखें कि ये प्रतिरोध है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली प्रतिरोध जो बनाते हैं टंगस्टन वायर होता है ना, टंगस्टन का वायर होता है, या फिर बोले तो मैग्नीन वायर होता है, इस तरह से हम लोग, या फिर ये बोले तो नाइक्रोम का तार होता है, जैसे हम लोग प्रतिरोध का मटेरियल बनाते हैं। शीशा और टीन के साथ वो फ्यूज मटेरियल बनाते हैं, है ना। यहाँ से प्रतिरोध देख लें। अब एक चीज़ ये देखेंगे, है ना, एक आता है कि आखिर जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उसको एनर्जी प्रोवाइड कैसे कराया जाए, है ना, एनर्जी प्रोवाइड कैसे कराया जाए। तो एक कंसेप्ट आता है विद्युत विभव, एक कंसेप्ट आता है क्या, विद्युत विभव, पोटेंशियल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक तरह का ऊर्जा है। विद्युत विभव एक तरह से क्या है, यह एक ऊर्जा को सूचित करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल हम लोग कहते हैं कि इस वस्तु में इतना पोटेंशियल है, तो उसके पास उतनी ऊर्जा को वो दर्शा रहा है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को पोटेंशियल के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो होता क्या है जनरली कि विद्युत विभव का हम लोग देखें तो हो ये बोलता है, जैसे मान चलिए कि ये कोई पॉइंट है, ले लेते हैं ओ पॉइंट को ले लेते हैं, इसके अलॉन्ग हम लोग एक और पॉइंट लेंगे, मान चलिए ये पी पॉइंट ले लेते हैं। अब हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पे पहले से कोई प्लस चार्ज वाला रखा हुआ है। ठीक है, प्लस वाला चार्ज कोई क्यू रखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग ये इसको अनंत मानते हैं। ठीक है,
कोई क्यू चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं इकाई चार्ज, है ना। ये इकाई चार्ज है, इकाई आवेश, इकाई मान का ये कोई आवेश है। तो कहता है क्या कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कहता है कि इस चित्र में बिंदु O पर रखा हुआ जो Q एक आवेश है, इस आवेश से बहुत अधिक दूरी पर, है ना, यानी कि जिसको अनंत मान ले, तो एक Q जो है ये समान प्रकृति का, जो ये प्रकृति का होगा इसी प्रकृति का मानते हैं, इसको इकाई आवेश मान रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अगर चाहेगा कि इस आवेश को, है ना, इस आवेश को हम लोग इसके निकट लाने, किसके निकट, इस क्यू के आवेश के निकट लाने, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इसके पास प्लस होगा और इसके पास भी प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। यानी समान प्रकृति के आवेश में, समान प्रकृति के आवेश के साथ क्या होता है, समान प्रकृति के आवेश के साथ प्रतिकर्षण होता है ना। प्रतिकर्षण, जैसे अगर प्लस प्लस ले ले तो प्रतिकर्षण होगा, या माइनस माइनस ले ले तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उसमें क्या होता है, आकर्षण का गुण होते हैं, ठीक है। आकर्षण मीन्स जैसे अगर ये प्लस है माइनस है, या फिर ये म्यू लेते ये माइनस है प्लस, कोई दो सिस्टम है, तो कोई दो सिस्टम के बीच में अगर समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो क्या होगा, उसको प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पे अगर मतलब डिफरेंट चार्ज रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण का गुण होगा, ठीक है। तो वही बोलता है कि अगर ये समान प्रकृति का आवेश है तो इसको इसके निकट लाने में क्या होगा, दोनों का समान प्रकृति का आवेश है, तो इस तरह से ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण का बल लगने का मतलब क्या है कि कोई एनर्जी का इन्वेस्टमेंट तो होगा, किसी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा ना, एनर्जी खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगा, इसी को विद्युत विभव के रूप में देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह बताता है कि हम लोग किसी चार्ज के क्षेत्र में उसका जो भी क्षेत्र निकला, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि एक चीज़ हम लोग कंसेप्ट पीछे छूट रह गया है, प्लस क्यू जो होता है ना, इसको आगे कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो होती है इससे दूर की ओर होती है ना, ऐसे दर्शाते हैं हम लोग। और अगर कोई माइनस चार्ज वाला आवेश है तो इससे विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, नज़दीक, यानी कि इसको आना चाहता है, हम लोग इसको इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये बोलता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा किसकी है, तो ऋणात्मक आवेश के लिए, और ये विद्युतीय क्षेत्र रेखा किसके लिए है, तो धनात्मक आवेश के लिए, ठीक है। हम लोग बात करें विद्युत विभव का, तो हम लोग इस कहते हैं क्या कि विद्युत विभव ठीक है। कहता है कि यदि आवेश, है ना, यदि आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु, जस्ट लाइक P मानते हैं, P तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो, है ना, W हो तो उस बिंदु, मतलब क्या, P पर, है ना, उस बिंदु P पर विद्युत विभव का जो मान होगा, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान जो होगा, तो विद्युत विभव का मान को हम लोग जनरली लिखते हैं V बराबर W/Q से, है ना। विद्युतीय विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं, W कार्य का है और Q क्या है, आवेश का। तो इस तरह से हम लोग अगर परिभाषित करें तो कहता है कि किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर विभव कार्य का वह परिमाण है, यानी कि कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक, यहाँ पे हम लोग क्या है, अगर यहाँ पे देखें W बराबर तो क्या देगा, VQ, है ना, VQ के रूप में आएगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि कार्य जो है वो कितना कार्य लगेगा, तो इकाई आवेश को, है ना, लाने में जो एनर्जी लगेगा वो वही इसके कोरस्पॉन्ड आता है कि किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का
वह परिमाण है जो प्रति एकांक यानी कि इकाई आवेश को हम लोग देख रहे थे, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो और जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि अनंत पर जो होता है, अनंत पर कहाँ, अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। घबराएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स नहीं छूटेंगे। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर है कि आप अगर थोड़ा सा समझ लें तो आप ऑब्जेक्टिव 100 में 99.99% मार सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें तो क्या ये क्या दर्शा रहा है, तो ये कहता है कि अगर Q आवेश को अनंत से हम लोग P तक लाते हैं तो उसमें जो कार्य होगा, ये कार्य होगा। ठीक है, विभव देखिए दोस्तों, विभव एक एनर्जी को लिए हुए अपने आप में है। ठीक है, हम लोग कहीं पे देखते हैं लिखा हुआ 12 वोल्ट, है ना, इसका मीनिंग भी हम लोग समझेंगे है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, जब व्यक्ति यह कार्य करता है, कौन सा कार्य, QV, है ना, तो उसकी ऊर्जा जो है लॉस होगा। क्या हुआ, लॉस होगा, क्योंकि कार्य करेंगे तो ऊर्जा तो क्षय होगा ही, क्षय हुआ। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी ऊर्जा इसमें जो खर्च कर रहे थे इसके लाइन पर, तो ये जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा तो इसी के में क्या आगे समाहित हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो पोटेंशियल नाम दिया गया है। जैसे अगर मान चलिए कि यहाँ पे हमारा जो प्लस Q चार्ज था, ठीक है, इस लॉन्ग पार्टिकल्स के यहाँ से हम लोग अगर B पॉइंट से इस Q को ला रहे थे, अगर मान चलिए P पॉइंट पे लाए हैं, ठीक है, P पॉइंट पे लाए हैं, तो जैसे जैसे इसके निकट जाएंगे तो कार्य अधिक करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आएंगे तो हमको मैक्सिमम कार्य करना पड़ेगा, और जो जो इससे दूर जाए रहेंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, और इसके मतलब इधर आएंगे तो क्या होगा, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे यहाँ से अगर ये Q अब यहाँ पे Q आ गया है, ठीक है, तो इसके पास होगा क्या, तो इसके पास इसमें जो एनर्जी होगा उससे कहीं ज़्यादा इसमें एनर्जी आ गया। क्यों, क्योंकि जो कार्य हमने किया यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया, वो कार्य इसमें किसके रूप में हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें निहित हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसमें ऊर्जा समाहित हो गया। ठीक है, तो कहते हैं विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यही है। अतः जब आवेश Q को, है ना, जब आवेश Q को अनंत से P बिंदु तक लाया जाता है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा की जो वृद्धि होती है उसको U, विद्युत ऊर्जा को हम लोग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इसे सूचित करते हैं ना, कि भी के रूप में दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि ये विभव एक ऊर्जा है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका मात्रक देखेंगे, विभव का मात्रक, किसका, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक हम लोग देखें तो क्या होगा, विभव का मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, V बराबर क्या आया था, W/Q। W किसका है, कार्य का, है ना, और ये Q क्या है, आवेश का। तो हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रा किसका होता है, तो जूल होता है। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और इसका क्या मात्रक होता है, कूलम। इसका क्या मात्रक होता है, कूलम। तो हम लोग जूल को जैसे सूचित करते हैं कूलम को, से इस तरह से हम लोग देखें तो V बराबर क्या आएगा, इसको पढ़ते जूल प्रति कूलम, या इसको कहें तो जूल कूलम इनवर्स, या इसको कहें तो इसी को वोल्ट है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो क्या होगा कि या तो ये फार्मूला, सारे के सारे फार्मूलाज को अपने माइंड में रखेंगे ना, सारे के सारे फार्मूला को माइंड में रखेंगे और इसको याद रखेंगे। यानी आपसे पूछा जाएगा जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं, V/4 वोल्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें कि विभव क्या है। तो विभव हम लोग कार्य करते हैं, वो कार्य क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को इसके दूसरे आवेश के संपर्क में या उसके क्षेत्र में लाने में जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च होता है, वही हमारा क्या है, कार्य के रूप में विभव को दर्शाते हैं, है ना। तो जूल प्रति वोल्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वोल्ट है क्या, है ना। तो 1 वोल्ट अगर देखें तो 1 वोल्ट ये क्या बताता है, 1 वोल्ट क्या बताता है, तो 1 वोल्ट क्या आएगा, तो कहता है कि 1 वोल्ट हम लोग जो जनरली कहते हैं तो W/V बराबर क्या आता है, W/Q। तो Q का भी मान 1 रख दे, W का भी मान 1 रख दे, यानी कि 1 रखने का मतलब क्या है कि यदि इसको कहता है क्या कि अगर हम लोग ये देखें तो कहता है कि यदि 1 कूलम आवेश को, है ना,
एक कूलम आवेश को, किसको, एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का, एक कूलम आवेश को लाने में जो 1 जूल कार्य करना पड़े, कितना करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर जो होगा ना, पी बिंदु पर, उसका वोल्ट कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे 4 वोल्ट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। तो 4 वोल्ट को हम लोग अगर ये लिखते हैं कि 2 जूल प्रति 2 कूलम, या यूँ लिखे तो क्या लिखेंगे, 4 जूल बटा में 1 कूलम, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 2 जूल और 2 कूलम का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज होगा, ठीक है, इसके लोग यहाँ से हम लोग तो ला रहे हैं, अगर ये पी पॉइंट पे 4 वोल्ट है, पी पॉइंट पे 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब होगा कि 2 कूलम का जो यूनिट चार्ज ले रहे थे ना हम लोग, है ना, तो 2 कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना हमको एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, 2 जूल, 2 कूलम आवेश को 2 जूल। अगर यहाँ पे अगर इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम में क्या कहेगा कि 1 कूलम आवेश को अगर लानेंगे, 1 कूलम आवेश को लानेंगे तो यहाँ से पी तक लाने में इसको कितना जूल एनर्जी देना पड़ेगा, 4 जूल। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करके वोल्ट को हम लोग देखते हैं। तो वोल्ट यह बताता है कि किसी कूलम को, है ना, कि कूलम आवेश को किसी पॉइंट तक लाने में कितना एनर्जी इन्वेस्टमेंट हुआ। जैसे इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, है ना, कहता है कि क्यू कूलम, है ना, क्यू कूलम को जो भी एनर्जी मिला उसको किस में रह गया, वोल्ट में रह गया, क्योंकि ये कौन दोनों का वैल्यू क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये इस तरह से हम लोग वोल्ट को डिफाइन करते हैं कि जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। ठीक है।